चिप का हम प्रयोग करते थे, जिसके लिए बहुत हाई टेक्नोलॉजी की आवश्यकता पड़ती थी। इसके बाद 75 के बाद 1976 से हमारा चौथा पीढ़ी, फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर आया, जो एक तरह से कहिए कि बहुत कम स्थान हमारे लिए लेने लगा, और इसमें हम आईसी का प्रयोग करने लगे, जो बहुत छोटा आकार होता था और गति में बहुत तेज होता था और लागत भी कम होता था। LSIC अगर हम कहें तो लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट चिप की यहाँ पर आवश्यकता हुई। हम उसको देखेंगे आगे कि वो चिप क्या है। जब हम इस काल में आए, तब ये जो कंप्यूटर होता था वो पहले की सारे कंप्यूटरों की अपेक्षा काफ़ी डेवलप होता था, और चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर हमें आज भी कहीं कहीं नज़र आ जाता है। और सामान्यतया जब पहली नज़र में हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि इस समय भी हमारे पास में कई ऐसे कंप्यूटर उपलब्ध हैं हमारे आसपास में, जो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर जिनको हम कहे जा सकते हैं, और वो हमें काफ़ी डेवलप लगता है, काफ़ी विकसित लगता है। ये एक ही ये सिलिकॉन से बना हुआ चिप होता था, जो बहुत छोटा होता है। आज भी हम उस चिप को देखते हैं। उसमें एक बहुत पतला पतला सर्किट होता है जिसमें डाटा स्टोर होता है। तो जाहिर सी बात है, ऐसा जो होता था, जो कंप्यूटर चौथा पीढ़ी का जो कंप्यूटर होता है, उसका साइज़ पहला तो यह है कि वो बहुत छोटा होता है, और वो बहुत विश्वसनीय भी है, बहुत फेमस भी है। उसकी जो प्रोसेसिंग करने की गति है वो बहुत फास्ट है। प्रोसेसिंग करने की जो गति है वो बहुत फास्ट है, और वो अपना सारा काम बहुत तेजी से कर सकता है। आप देखिए, चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर कुछ ऐसा है। स्क्रीन शेयर नहीं हुआ ये वाला। शेयर कर रहा हूँ मैं। चलिए, क्या हुआ? हाँ, अब आएगा। उसके अलावा क्या है कि इसकी जो प्रोसेसिंग गति है वो बहुत तेज है। हाँ, क्या जा रहा है स्क्रीन शेयर आप लोगों के पास में ना? और हाँ, स्क्रीन गया ना? हाँ, चलिए, ठीक है। ये है चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर, देखिए। और चिप, ये प्रोसेसिंग गति इसकी जो है वो बहुत फास्ट है, काम बहुत फास्ट करता है। उसके अलावा क्या है कि जब हम इसको चलाते हैं तो ये ऊष्मा कम उत्पन्न करता है, लिहाजा इसके लिए हमें एयर कंडीशन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और इसका मेंटेनेंस बहुत आसान है, और ये बहुत यूजफुल है हमारे लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये हमारे लिए बहुत सस्ता है। इसके अलावा चौथी पीढ़ी का जो कंप्यूटर है उसमें कुछ कमी भी है। इसमें क्या है कि जो चिप है उसको जब हम तैयार करते हैं ना, तो इसके लिए हमें बहुत सॉफ्टिकेटेड टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होती है। और इसके बाद हम पांचवी पीढ़ी में आते हैं, जो अभी तक लगभग चल रहा है। हालांकि अब हम छठी पीढ़ी की ओर प्रवेश कर रहे हैं, बहुत सारा डेवलप सिस्टम हमारे पास आ रहा है, लेकिन फिर भी हम जब पांचवी पीढ़ी में देखते हैं तो इसमें स्वयं सोचने की क्षमता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी विकसित हो रही है, जिसको हम आज की भाषा में क्या बोलते हैं, जो स्वतः काम करता है। ये हर क्षेत्र में काम कर सकता है, और ये बहुत सक्षम है, बहुत यूजफुल है।
तो हमारा देखिए पांचवा रोबोट, जिसको हम डेवलप लैंग्वेज में रोबोट बोलते हैं। तो ये जो रोबोट है ये पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर के अंदर में इसको हम रख सकते हैं। हम इसको भी एक शेयर करते हैं विंडो लेकर के। देखिए ये हमारी पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर है। इसको एक तरह से हम इसकी कुछ विशेषता क्या है कि ये मानव वॉइस को समझ सकता है, हमारा जो वचन है उसको ये समझ सकता है, उसके आधार पे ये काम कर सकता है। इसकी बुद्धिमत्ता क्षमता इसकी बहुत ज़्यादा है, ये एक साथ कई काम कर सकता है। और हम इसको जो भी डाटा दें उसको ये इतनी चालाकी से और काम करेगा कि हम मतलब आज के समय में अगर इसको हम कह लें कि एक मानव निर्मित मनुष्य ही ये है तो कम नहीं है ये, क्योंकि इसके अंदर सोचने की क्षमता है, ये विचार करके किसी भी काम को ये कर सकता है। और आप इससे जो भी प्रश्न करते हैं ऐसे कंप्यूटर से, पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर से, उसका ये उत्तर बहुत विवेकशीलता के साथ और बहुत बुद्धिमत्ता से उसका उत्तर देता है और एक साथ ये कई काम कर सकता है। फिर हमसे ये साधारण भाषा में, हमारी भाषा में हमसे ये रिलेशन बना लेता है, इसके साथ हमारा कम्युनिकेशन बन जाता है। और इंटरनेट का आविष्कार जो हो गया है इससे हमें पांचवी पीढ़ी का कंप्यूटर का प्रयोग करने में और ज़्यादा सुविधा हो गई है, क्योंकि हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक डाटा को बहुत आसानी से ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं, हम अपनी बात को आप तक बहुत आसानी से पहुंचा पा रहे हैं इंटरनेट के कारण। लिहाजा इंटरनेट का आविष्कार होने के कारण भी पांचवी पीढ़ी का कंप्यूटर बहुत ईजी वे में हम प्रयोग कर पा रहे हैं और मल्टीमीडिया का उपयोग अब हम बहुत ज़्यादा इसमें कर पा रहे हैं। और इसका एक ये सबसे बहुत महत्वपूर्ण गठन है, जो सबसे महत्वपूर्ण गठन जो था वो डाटा लॉजिक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग जो हम यूज़ करते थे, उसके स्थान पर हम अब डाटा ना बल करके बल्कि नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम पर काम करते हैं। पहले हम डाटा देते थे, अब डाटा ना देके हम नॉलेज इंफॉर्मेशन के आधार पर काम करते हैं। और फिर हमारा जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है, वो है कंप्यूटर के प्रकार, क्लासिफिकेशंस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के कितने प्रकार हैं। और जब आप देखें तो सबसे पहले हम कंप्यूटर को हम संक्षेप में समझेंगे, अब इसको हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे, कंप्यूटर के प्रकार को हम अगले क्लास में पढ़ेंगे, है ना। लेकिन कई एक आधार पे कंप्यूटर का पार्ट बांटा गया है, जैसे एप्लीकेशन के आधार पे इसका डिवीज़न किया गया, फिर पर्पस के आधार पे इसका डिवीज़न किया गया और साइज के आधार पर इसका डिवीज़न किया गया है। और ये कई तरह का जो इसका डिवीज़न किया गया है, अगर हम उसकी बात करें तो आगे चल के हम इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि हम कैसे कैसे इसका डिवीज़न करते हुए इस पर विस्तार से बात किया गया और हमें आगे इसके बारे में और अच्छे से बताया गया।